Alright, so welcome to the structure of atoms plus dual nature of radiation। ये 16 मिनट्स का बहुत इजी चैप्टर है, इसको समझना कोई हार्ड बात नहीं है। कल वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, आई नो दैट। तो ये जो तीनों आज हम पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाले, तो देर इज़ नो इशू। जो अभी हम नेक्स्ट 3 वीडियोज़ आने वाली हैं बहुत ईजी होने वाली हैं। सो पहले तो मतलब आराम से सांस ले सकते हो, देर इज़ नो इशू, ठीक है। इस वीडियो में हम 2 टॉपिक्स का 2 चैप्टर्स अच्छे से कवर करने वाले हैं और दोनों मिला के 4 मार्क्स के हैं, ठीक है? लेकिन दोनों इतने छोटे हैं कि अलग-अलग वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था। और इसमें जो आता है वो मोस्टली याद करने वाली चीज़ें हैं। मतलब एक टेबल है जो लगभग गारंटीड एमसीक्यू में आएगी और 2 डायग्राम है जो 2-2 मार्क्स के हैं, ठीक है? 16 मिनट्स का मैक्स टू मैक्स ये लेक्चर खींचेगा। तो चलो एक बार इसको शुरू करते हैं एंड समझते हैं आज के रोड मैप्स को। पहले तो हम आज पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या है, ये एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है। दूसरा फिर हम पढ़ेंगे बोर्स के पोस्टुलेट्स, ठीक है, ये एमसीक्यू की फॉर्मेट में आ सकता है। फिर तीसरा जो हम पढ़ेंगे विच इज़ स्पेक्ट्रल सीरीज़ को, ये गारंटीड है कि एमसीक्यू में आएगा ही आएगा, ठीक है, तुम देख लेना बाकी कि आता है कि नहीं आता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है हमारा जो हम पढ़ेंगे, ये 2 मार्क्स का है, विच इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है, तो ये भी आएगा। एंड उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है विच इज़ डी ब्रोगली, जो आज हम इस लेक्चर्स में ये सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते बिना टाइम वेस्ट करे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से कि रदरफोर्ड कहते क्या थे। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोने की एक बहुत पतली फॉइल ली, ठीक है, और उस पे अल्फा पार्टिकल्स को फेंके, मतलब अल्फा पार्टिकल्स फेंक दिए उसमें, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स मतलब हीलियम के न्यूक्लियस कह सकते हैं, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है ना आटम का, वो कह सकते हैं, जो काफ़ी भारी और पॉजिटिव था। उम्मीद तो ये थी कि सब सीधा निकल जाएंगे, मतलब सब सीधे निकल जाएंगे, और ज़्यादातर निकल भी गए। लेकिन कुछ पार्टिकल्स मुड़ गए, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स लिटरली मुड़ गए और कुछ तो बिल्कुल वापस ही आ गए। तो रदरफोर्ड ने कहा ये ऐसा है जैसे तुम टिश्यू पेपर पे गोली मारो और वो वापस आ जाए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब निकला कि एटम के अंदर कहीं एक बहुत छोटा, बहुत भारी पॉजिटिव हिस्सा है। ज़्यादातर एटम तो खाली होते हैं, लेकिन एक जगह, मतलब एक जगह सब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड है। उस हिस्से को नाम दे दिया रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे कि द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द एटम हैज अ डैश। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने जब अल्फा पार्टिकल्स किसी शीट पे, किसी सोने की कोल्ड की शीट पे जब फेंका, तो सारे तो सीधे निकल गए, बट कुछ ऐसे थे जो मुड़ गए और कुछ तो वापस ही आ गए। तो वो क्या वापस आ रहे थे, वो असल में न्यूक्लियस थे, जो रीज़न थे कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे ये वापस आ रहे थे। ऑप्शंस में तुम्हें कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी मिल जाएंगे। ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, तो तुम्हें डायरेक्टली न्यूक्लियस इसमें लिखना है, ठीक है। ये एमसीक्यू सीधा सा यही है। ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछ लेंगे तो न्यूक्लियस ही होगा, ठीक है। आंसर न्यूक्लियस डायरेक्टली। एंड रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, याद रखना, इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है। इसको समझने के बाद कि रदरफोर्ड ने क्या किया, फिर आ जाते हैं बोर्स पोस्टुलेट्स कि मतलब बोर्स ने क्या ऐसा फाउंड किया। अब बोर हो गया, ठीक है, अब बोर आ गए, आई मीन वो साइंटिस्ट है, सॉरी, बोर नहीं कह रहा हूँ, बोहर का नाम, ठीक है। अब मैं हो सकता है गलत स्पेल कर रहा हूँ, बट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, लेकिन किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूमते, सिर्फ कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते हैं। बात समझ पा रहे हो, मतलब मेरा ये कहने का है, उनका यही कहने का मतलब था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड तो घूमते हैं, लेकिन किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूमते, सिर्फ कुछ फिक्स्ड जगहों पे घूमते, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते। और इन ऑर्बिट्स में घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज नहीं करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इन ऑर्डर को बोलते हैं, मतलब ये जो ऑर्डर काम कर रहा है इसको हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स, जिसमें घूमते वक्त एनर्जी लूज नहीं हो रही है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमसे एक क्वेश्चन आएगा विच इज अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डैश ऑर्बिट। तो इन व्हाट, स्टेशनरी ऑर्बिट हमें लिखना है, हमें मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, तो इसमें हम स्टेशनरी को सेलेक्ट करेंगे। इसका नाम भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। स्टेशनरी का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, ठीक है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ ऐसा कुछ नहीं है, वो घूम रहा है। स्टेशनरी का मतलब है कि उसकी एनर्जी स्टेशनरी है, ठीक है, एनर्जी बदल नहीं रही है। दूसरा पोस्टुलेट क्या हो गया,
एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, ये वो कहता है। अब अगर इसको थोड़ा और डेप्थ में समझना बैठे, तो हमें समझ में आता है कि mvr इक्वल्स nh अपॉन 2 पाई। इसका मतलब कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विच इज़ एनर्जी तभी एमिट होगी जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, ठीक है? ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे आएगा, तो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी फोटॉन्स के रूप में, समझ रहे हो? मतलब कोई भी एनर्जी जब रिलीज़ होती है, वो फोटॉन के रूप में एनर्जी रिलीज़ हो रही है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, होने को तो कितने भी अलग-अलग हमें रिसर्चर बनना पड़ जाएगा उसको समझने के लिए, बट फोटॉन्स के रूप में एनर्जी एज़ अ थर्मल एनर्जी है, कोई भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। और नीचे से ऊपर लाना हो, तो वो एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करनी पड़ेगी, ठीक है? एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करना पड़ेगा। तो जैसे हम बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ तो पॉजिटिव, तो वो वाली चीज़ थोड़ी-सी ऐसी है, हमें समझने वाली चीज़ है। उसके बाद आ जाता है स्पेक्ट्रल सीरीज़, कि स्पेक्ट्रल सीरीज़ से हमारा क्या मतलब है, वो क्या होती है? अब वो टेबल जो लगभग गारंटीड एमसीक्यू में आएगी, जैसा मैंने बोला था, इलेक्ट्रॉन्स अलग-अलग ऑर्बिट से नीचे आते हैं, ठीक है? और हर जंप से अलग एनर्जी का फोटॉन निकलता है। जितनी बार भी जंप कर रहे हैं, उतनी अलग-अलग फोटॉन्स की एनर्जी आ रही है। इन जंप्स को ग्रुप करके हम नाम दे दिया है हम साइंटिस्ट ने, व्हिच इज़ स्पेक्ट्रल सीरीज़। एक ऐसी सीरीज़ जिसमें फोटॉन जंप कर करके नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है? उतर रहा है नीचे। तो तुम्हें सिर्फ़ इन 3 मतलब 3 चीज़ें को याद रखनी है, व्हिच इज़ उन्होंने जो बोली थी स्पेक्ट्रल सीरीज़ के अंदर, जो है लाइमन। जो लाइमन होता है अल्ट्रावायलेट में दिखता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। फिर बामर, बामर विजिबल होता है, ठीक है, दिखता है वो हमें। एंड पैशन, पैशन इंफ्रारेड इंफ्रारेड रेडिएशन में दिखता है, ठीक है। याद रखने का ये तरीका है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में याद रख लेना, ठीक है। जैसे एल बी पी, और एनर्जी घटती है एल बी पी से याद रख लेना। तो एल एल का मतलब लाइमन, बी का मतलब बामर एंड पी का मतलब पाशन, पैशन, ठीक है। तो उसके बाद एनर्जी घटती जाती है इसकी वजह से, तो यूवी सबसे ज़्यादा एनर्जी फेंकता है, फिर विजिबल होती है, फिर आईआर आती है, ठीक है, याद रखना। यूवी सबसे ज़्यादा एनर्जी है, इसलिए सबसे पहले आ गया लाइमन के साथ, फिर विजिबल आ गया, फिर आईआर आ गया पर्शियन के साथ, ये याद रखना। और एग्ज़ाम दो तरह से पूछेगा, एग्ज़ाम के अंदर दो तरीके से क्वेश्चन आएगा। सीधा तो ये पूछ लेगा कि विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइज इन द यूवी रेडिएशन, तो इसके अंदर हमें लिखना है डायरेक्टली लाइमन, ठीक है, लाइमन सीरीज, लाइमन स्पेक्ट्रल सीरीज। और उल्टा ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा उल्टा करके कि पार्शियन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन द यूवी रेडिएशन, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो पार्शियन तो कहाँ दिखता है, वो तो इंफ्रारेड में दिखता है ना, तो यूवी रेडिएशन में कैसे दिख सकता है, यूवी रीजन में कैसे दिख सकता है, आई मीन। तो ये फॉल्स है। पार्शियन इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रीजन में दिखता है। सॉरी फॉर माई टंग ट्विस्ट हो रहा थोड़ा, बट इंफ्रारेड रीजन में दिखता है, ठीक है। उसके बाद जो मेन टॉपिक है इस वीडियो के अंदर का, जो हमें समझना भी है, जो 2 मार्क्स का भी है, विच इज़ फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको अच्छे से समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। अब ये है एक दूसरा चैप्टर, डुअल नेचर, और इससे 2-2 मार्क्स के 2 डायग्राम्स आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है कि मेटल पे लाइट डालो और मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकल आते हैं। समझ रहे हो? मतलब अगर लाइट डाले तो उसपे से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे, ड्यू टू जो एनर्जी उस पे जा रही है, थर्मल एनर्जी लाइट से निकल रही है ना, तो वो उस पे मेटल पे जाके उसको निकाल देंगे उससे। लेकिन इसमें से एक अजीब बात ये है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी अगर हम बढ़ा दें, मतलब ज़्यादा तेज़ लाइट डाल दे, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है? मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाएँगे, लेकिन उनकी एनर्जी वही रहती है। और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, तब उनकी एनर्जी बढ़ती है। और सबसे अजीब बात ये कि अगर फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम से कम है, ठीक है? अगर एक मिनिमम से कम है, तो चाहे कितनी भी तेज़ लाइट तुम डाल लो, एक भी इलेक्ट्रॉन वहाँ से नहीं निकलेगा, ठीक है? इसको समझने के लिए उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं हम वर्क फंक्शन, मतलब फी। आइंस्टाइन ने इसे एक इक्वेशन में लिख दिया है, जो हम देख सकते हैं, विच इज़ फोटोन जो एनर्जी ला रहा है, उसका एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगता है, और बचा हुआ हिस्सा इलेक्ट्रॉन की स्पीड बन जाता है। बस, समझ रहे हो? अब 2 मार्क्स के 2 डायग्राम है, ये सीधा पेपर में लिखना है, विच इज़ पहला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट बना दो, कि मतलब कैसे एक्सपेरिमेंट होगा। तो ये देख पा रहे होगे स्क्रीन पे एक मतलब तुम्हें डायग्राम दिखेगा, इसको कॉपी कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये इवैक्यूएटेड ट्यूब है,
ठीक है? इसके अंदर लेबल कर देना इवैक्यूएटेड ट्यूब, एमिटर मतलब कैथोड हो गया, उसके बाद कलेक्टर एनोड हो गया, ठीक है? एनोड हो गया, फिर माइक्रो एमीटर हो गया, फिर बैटरी हो गया। ये सारी चीज़ें ना मार्क डाउन कर लेना ताकि तुम्हें ऐसे ही मार्क्स मिलेंगे। ये डायग्राम 2 मार्क्स का है और इसमें लेबल्स पे ही मार्क्स तुम्हें मिलेंगे, बनाने के मार्क्स नहीं मिलने वाले। ट्यूब, एमीटर, कलेक्टर, माइक्रो एमीटर और बैटरी, ये 5 लेबल तुम्हें बस इस डायग्राम पे करने हैं, ठीक है? इससे तुम्हें आराम से 2 मार्क्स मिल जाएँगे। उसके बाद दूसरा डायग्राम आता है व्हिच इज़ फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल, 2 अलग फ्रीक्वेंसीज़ के लिए। तो इसको अगर समझे कि दोनों कर्व्स राइट साइड पे सेम सेम लेवल पे सैचुरेटेड होती हैं, ठीक है? क्योंकि इंटेंसिटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होगी, ठीक है? लेकिन लेफ्ट साइड पे वो अलग अलग ज़ीरोज़ हो जाती हैं, जिससे पोटेंशियल पे करंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। उसी को कहते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। और सवाल ये है कि किसी फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा, मतलब किस फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो इसको पता लगाने के लिए एक बार के लिए सोचो कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब फोटोन की एनर्जी ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से निकलेंगे और तेज़ इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है? अगर इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, विच इज़ हाइयर फ्रीक्वेंसी मतलब हाइयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और हाइयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब हाइयर स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है? और छोटी सी ये चीज़ जो डी ब्रॉगली ने कहा थी, यही कही थी, ठीक है? विच इज़ अगर लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है, तो पार्टिकल भी वेव है, मतलब पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर सकती है। ये बात कैसी थी, मैंने क्या बोला? ये ना थोड़ी फिज़िसिस्ट वाली बात है, मतलब मैंने ना इसकी एक मूवी भी देखी थी, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की द थ्योरी थी, जिसमें वो बात कर रहे थे कि मतलब डी ब्रॉगल ने कहा था कि अगर लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है, तो पार्टिकल भी वेव की तरह ही बिहेव और एक्ट करेगी। समझ रहे हो? तो इसको देखने के लिए उन्होंने लिखा कि लैम्डा इक्वल्स एच पी, सो इक्वल्स एच अपॉन एम वी, ठीक है? अ, किसी भी मूविंग पार्टिकल को वेवलेंथ इक्वल एच अपॉन मोमेंटम होता है, ठीक है? एच अपॉन मोमेंटम होता है। बस फॉर्मूला को याद भी रख लेंगे तो इससे ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं पेपर के अंदर, ठीक है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते क्या क्या आएगा, विच इज ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर ऑब्जर्विंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। इसमें डायग्राम बनाना है, वो जो मैंने 5 लेबल्स बताए थे वो इसमें लेबलिंग करोगे तभी 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? खाली डायग्राम बनाने से कोई मार्क्स तुम्हें देने वाला है नहीं। तो इसका क्वेश्चन का ऐसा अल्टरनेटिव आ सकता है कि ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ एनड पोटेंशियल फॉर 2 different frequency. V1 is greater than V2 of the same intensity. In which case, well, the stopping potential will be higher. तो ये हमें समझ में आता है कि बोथ कर्व्स हैं तो सेम सैचुरेशन होगी। ये सारी चीज़ें हम अगर लिख देंगे तो हमारे को आंसर मिल जाएगा, मतलब ये एमसीक्यू में आएगा। एमसीक्यू में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि अल्फा स्कैटरिंग शोड द एटम एज अल्फा स्कैटरिंग से हमें क्या पता चला था कि एटम कैसा दिखता है? न्यूक्लियस, ठीक है? न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डैश ऑर्बिट्स, किस ऑर्बिट्स? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। विच सीरीज लाइज इन यूवी, कौन सी यूवी रीजन में दिख जाती है? लाइमन, ठीक है? पाशियन सीरीज लाइज इन द यूवी, ट्रू और फॉल्स? अभी हमने बोला कि लाइमन जब यूवी में दिखती है तो पाशियन सीरीज के अंदर यूवी में कैसे आएगी, ठीक है? तो पाशियन सीरीज किसी और में थी, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। उसके बाद आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक की जो इक्वेशन जो उन्होंने दी थी वो क्या थी? एच वी इक्वल्स दिस प्लस हाफ वी एम वी स्क्वायर मैक्स, ठीक है? मतलब ये 2 डायग्राम्स और 5 एमसीक्यू 4 मार्क्स के हैं, ठीक है? उसके बाद अगर इस पे ध्यान दें कि 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में और टाइप के हैं, मतलब तुम्हें दोनों ही आने नहीं चाहिए। एक चुनो और उसको ठीक से बनाना चुनो। मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि एपरेटस वाला डायग्राम करके जाना, वो थोड़ा सिंपल है और लेबल याद रखने से पूरा मार्क मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है? तो इस पे ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म या दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार वीडियो का रिकैप कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा ताकि हमें क्लैरिटी मिले। आज हमने रदरफोर्ड का पढ़ लिया कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि बोहर बोहर ने क्या बोला स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में।
फिर हमने एमवीआर इक्वल्स एनएच अपॉन 2 पाई के बारे में जाना कि ये क्या होता है। उसके बाद एनर्जी जंप पे एमिट होती है, हमें ये पता चला कि जब जितनी बार भी जंप करेगा उसकी एनर्जी जो है वो एमिट होती जाएगी, वो निकलती जाएगी फोटॉन्स के बेसिस पे, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा कि लाइमन लाइमन ने क्या कहा था, विच इज़ लाइमन सेज कि मतलब लाइमन इक्वल्स यूवी, मतलब लाइमन यूवी के अंदर आता है, यूवी रीजन में आता है। बामल बामर हमारा विजिबल रीजन में आता है, और पाशन हमारा आयर रीजन में आता है। ये याद रखना ज़रूरी है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आएगा, ठीक है। लाइमन यूवी रीजन में, बामर विजिबल रीजन में, और पाशन आयर रीजन में। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम अगर है तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसमें, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन उसमें से नहीं मतलब मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा आइंस्टाइन की, जो उसने लिखा था, फॉर्मूला बनाया था आइंस्टाइन ने, विच इज़ एच वी इक्वल्स दिस प्लस हाफ एम वी स्क्वाड मैक्स, ठीक है। फिर एट्थ हमने जो पढ़ लिया, विच इज़ हाइयर फ्रिक्वेंसी अगर है तो हाइयर स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, ये भी याद रखना ज़रूरी है, इस पर स्टार मार्क कर लो। फिर लास्ट चीज़ जो हमने पढ़ी, जो डी ब्रॉगल ने दी है, विच इज़ लेमडा इक्वल्स एच अपॉन पी, ठीक है। ये लॉ लाइन है, तुम्हारे 4 मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं। ब्लैंक पेज पे 5 मिनट लेके दोनों डायग्राम्स हाथ से बनाओगे तो याद हो जाएगा, एपरेटस वाला और ग्राफ वाला, ठीक है। लेबल्स के साथ लेबल्स के साथ इसको सारी चीज़ों को कवर कर लेना। मैं कह रहा था कि अगली वीडियो में न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी 4 मार्क्स के हैं। और उससे भी मतलब इस टॉपिक्स को जितना हमने पढ़ा है, जितना कंफ्यूजिंग मे भी लग रहा हो, आई आई होप सो नहीं लगा होगा, बट जितना भी है उससे ज़्यादा ही आसान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप तुम्हें समझ में आया हो, और नहीं आया तो कमेंट कर देना। चलो फिर ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, सी या, बेस्ट ऑफ लक।